नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ जो आपके क्लास 12 के होम साइंस का चैप्टर नंबर आपका 9 रहने वाला है, जिसका नाम है हमारा फैशन डिजाइन और व्यापार। इससे पहले हमने फैशन डिजाइन के बारे में समझा था आपके पिछले पार्ट में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, व्यापार के बारे में भी समझेंगे, किस तरीके से फैशन डिजाइनिंग में व्यापार चलता है, कोई वस्त्र कितने समय तक जो है ट्रेंड में रहता है, ये सारी चीजों को हम इसमें समझने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग चैप्टर है इसको स्टार्ट करते हैं और जितने भी इसके पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम क्लियर करते हैं। तो यहाँ आपका जो फर्स्ट टॉपिक है आपके इसी चैप्टर का क्या है, फैशन डिजाइन और व्यापार। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फैशन डिजाइन व्यापार क्या है, फैशन डिजाइन व्यापार को परिभाषित कीजिए। इस तरीके से क्या है, ये टॉपिक से आपका क्वेश्चन जो है वो उठ के आ सकता है। तो हम फैशन डिजाइन और व्यापार को समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो फैशन डिजाइन और व्यापार क्या है, फैशन डिजाइन और व्यापार एक उत्साहवर्धक जीविका का विकल्प है। उत्साहवर्धक मतलब क्या है, काफी अच्छा लगता है हमें जब ये हम काम करते हैं। फैशन डिजाइनिंग में क्या है, हम क्या है अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको दिखाते हैं, हमारे माइंड में क्या चलता है वो सारी चीजें क्या है हम एक ड्रेस के जरिए, डिजाइन के जरिए सामने रख देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे मन को क्या है बहुत ज्यादा शांति मिलती है और काफी अच्छा लगता है वो कार्य करने में। ठीक है, अब जिसमें व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं के साथ साथ रचनात्मक इच्छाओं की भी पूर्ति होती है। अब इससे क्या है, रचनात्मक इच्छा, इसकी हम बात करें तो क्या है, हम फैशन डिजाइनिंग है उसमें बहुत सारे हम आकृति वगैरह है, पैटर्न है, ये सब बना रहे हैं, इसका क्या है हम निर्माण कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारी रचनात्मक खूबियां होगी क्या है वो भी निकल के सामने आएगी। ठीक है, तो ये भी क्या है इसमें आता है। नेक्स्ट, वर्ष 1920 में पहनने के लिए तैयार वस्त्रों के उत्पादन के साथ फैशन परिधान एक महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में स्थापित हुआ। ठीक है, 1920 में क्या हुआ, पहनने के लिए तैयार किए गए थे वस्त्र, उसमें क्या है, उसी के साथ क्या है, फैशन परिधान। आप ट्रेंडिंग वस्त्रों की बात करते हैं तो उस टाइम क्या हुआ, फैशन परिधान जैसे जो शब्द है इसका क्या है उत्पत्ति हुई थी इसके साथ ही। और इसको क्या है हमने एक महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में भी स्थापित किया था, जो हमारा क्या है फैशन परिधान है। ठीक है, जिसमें डिजाइन, निर्माण, विपणन, विज्ञापन, प्रसारण, परामर्श के क्षेत्र में लाखों लोग व्यवसाय प्राप्त कर रहे हैं। अब हम फैशन डिजाइनिंग में हम किस तरीके से फैशन परिधान की हम बात कर ले, पहनने के लिए तैयार वस्त्र की हम बात कर ले, फैशन डिजाइनिंग की बात कर ले, फैशन व्यापार की बात कर ले, तो इसमें क्या है बहुत सारे स्कोप्स है हमारे कि हम किस तरीके से इसमें जीविका बना सकते हैं, यहाँ पे जाके हम काम कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। तो यहाँ पे बता रखा है किस तरीके से इसमें डिजाइन का निर्माण हो गया, वितरण हो गया, किस तरीके से हमें कहाँ इसको लेकर जाना है, विपणन हो गया, किस तरीके से बेचना है इसकी हम बात कर ले, विज्ञापन हो गया, हम किस तरीके से क्या है एडवर्टीजमेंट करेंगे इसके बारे में ये भी आ जाएगा। प्रसारण, परामर्श के क्षेत्र में लाखों लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे व्यवसाय के रूप में क्या है कार्य कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं फैशन डिजाइनिंग के, हम मूल रूप से यहाँ बात कर ले, किसकी बात की जा रही है, इसके क्षेत्रों की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या है काफी क्षेत्र है जहाँ पे लोग क्या है कार्य करते हैं और व्यवसाय को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये आपका फैशन डिजाइन और व्यापार था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट क्या है कि महत्व फैशन डिजाइन और व्यवसाय के द्वारा ही हम फैशन व्यवसाय के लिए के विभिन्न कार्यों के बारे में समझ पाते हैं। हमें क्या है यहाँ बताना है कि जो हमारा फैशन डिजाइन और व्यापार है, हम फैशन के व्यवसाय से ही हम इस चीजों को कैसे समझते हैं। हमें बस यहाँ पे क्या है फैशन डिजाइन को समझाना, एक तरीके से फैशन व्यापार को यहाँ पे हमें बताना है। तो क्या है इसमें, कच्चे माल, परिधान और सहायक सामग्री के उत्पादन की प्रक्रिया। अब क्या है, हम फैशन डिजाइन है या फैशन व्यापार है उसकी हम बात कर ले या फैशन व्यवसाय की बात कर ले, तो इसको हम क्या है शुरुआत से समझने वाले। जैसे यहाँ पे क्या है, हमने कच्चा माल प्राप्त किया, एक वस्त्र है, परिधान है, उसका रूप दे दिया, और क्या है हमने ऐसे सहायक सामग्रियां है उसको भी लिया। अब एक ही चीज से तो हमारा जो वस्त्र है वो तैयार नहीं हो जाएगा, बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उन सब चीजों को क्या किया हमने एक जगह पे एकत्रित कर लिया। ये क्या है इसका फर्स्ट
चरण है। सेकंड क्या हो जाएगा, वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया। अब हम क्या है, जब हमने कच्चे माल को एकत्रित कर लिया है, बहुत से जो वस्तु होती है वो सबको एकत्रित कर लिया है, तो क्या करेंगे, हम वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को चालू कर देंगे। उसके बाद एक शैली का फैशन में परिवर्तन। अब हम क्या करेंगे, इस तरह का जो वस्त्र होगा उसको हम निर्मित करेंगे जो कि एक ट्रेंडिंग रूप ले लेगा, ठीक है, एक शैली बन जाएगी, लोगों के मुंह पे, हम जबान पे हम बात कर ले कि उसी वस्त्रों की बात जो है वो होगी। एक प्रकार से क्या है, शैली चैन टाइप की बन जाएगी कि लोगों को उस प्रकार के वस्त्र जो है वो पसंद आएंगे, ठीक है। खुदरा विक्रय के लिए फैशन की समय सीमा की उपयुक्तता, इसके अंतर्गत नियोजन एवं विक्रय भी सम्मिलित है। एंड में हम क्या करेंगे, बेचना चालू करेंगे, विक्रय करेंगे इसका, तो ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो ये सारे हमारे क्या है, चरण थे फैशन डिजाइनिंग के। फैशन व्यापार की आप बात कर ले या फिर आपका क्या है, फैशन व्यवसाय की हम बात कर ले, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ क्या है, आपकी जो फैशन संबंधित आपकी शब्दावली है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है कि फैशन से जुड़े कौन से वर्ड है और किस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। मेनली आपको इसमें बताना है ड्रेस से रिलेटेड हम बोल सकते हैं, फैशन से रिलेटेड हम बोल सकते हैं, फैशन हमारा व्यापार है, फैशन बिजनेस है, हम उससे बात कर सकते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से वर्ड है। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे वर्डों का यूज किया जाता है, जैसे कि हमारा शैली है, फैशन है, फेड्स है, तो हमें क्या है, इनको एक्सप्लेन करना है। आपसे इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो सीधा इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ ले, या फिर एक आपको क्या करेगा, इनमें से दे देगा कोई भी पॉइंट और फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको क्या है, अच्छी तरीके से इसको समझ लेना है। फर्स्ट यहाँ पे हम फैशन की बात कर लिया। फैशन क्या है, इसमें कि एक शैली या शैलियां है। फैशन क्या है हमारी, या तो एक शैली या फिर हम शैलियां इसको बोल सकते हैं, जो किसी एक काल अवधि में सबसे अधिक प्रचलन में आती है। अब फैशन में क्या है, वही ट्रेंडिंग वस्त्रों की बात की जा रही है कि लोग क्या कर रहे हैं, एक समय अवधि में, हम शैली की बात कर ले तो एक समय अवधि है, ठीक है। इस टाइम पर क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, एक ही प्रकार के वस्त्र को पसंद कर रहे हैं, ठीक, एक प्रकार के वस्त्र है उसको पसंद किया जा रहा है। जैसे हम प्लाजो टी शर्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। अब क्या है, हम अब प्लाजो टी शर्ट का निर्माण क्या है, चालू हो गया, उस समय अवधि में लोगों ने क्या किया, उसको बहुत ज्यादा पसंद करना चालू कर दिया। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, उस वस्त्रों को लेंगे, उस वस्त्र को क्या है, हमने ट्रेंड बना दिया है, तो लोगों के मुंह पे बस यही रहेगा कि मुझे ये चीज जो है ट्रेंडिंग में चल रही है, ये चीज लेनी होगी। तो फैशन से यही है कि एक समय अवधि में क्या हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, एक ही प्रकार के वस्त्रों का चयन कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, जो हमारे वस्त्र की भाषा की हम बात कर ले वहां पे इसको हम फैशन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, शैली आ गया यहाँ पे। फिर तो ये क्या है, परिधान अथवा सहायक सामग्री की विशेष दिखावट अथवा विशिष्टताओं को हम शैली कहते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने वस्त्र में क्या है, आकर्षण लाने के लिए बहुत सारी चीजों का यूज किया है, उसको हम क्या बोलेंगे, अपना शैली बोलेंगे। क्या कर रहे हैं कि परिधान में क्या कर रहा है, सहायक सामग्री के लिए हमने क्या किया, उसको ऐड किया है, उसकी विशेष दिखावट अथवा विशिष्टता को ही हम क्या बोलते हैं, शैली बोलते हैं। किस प्रकार से हमने वस्त्रों को आकर्षित बनाने के लिए उसमें बहुत सारी चीजों को ऐड किया है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, शैली कहेंगे। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट फेड्स आ चुका है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो फेड्स क्या है, एक अस्थायी फैशन हम बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि हम क्या एक समय अवधि में हमने बहुत सारे एक वस्त्र को पसंद किया, सभी लोगों ने पसंद किया, लेकिन कुछ टाइम के लिए ही पसंद किया गया है, उसके बाद क्या है, इसको अपने हम बोल सकते हैं हटा दिया गया, एकदम से क्या है, वो जो ट्रेंडिंग माहौल था वो खत्म हो चुका है, उसको हम फेड्स बोल सकते हैं कि जो कुछ समय के लिए आते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। इस तरीके से आप इजी वे में इसको समझ सकते हो। बाकी हम देख लेते हैं कि अस्थायी फैशन जो कम समय के लिए होते हैं और जल्दी ही चले जाते हैं, उदाहरण के लिए पैंट है, बैमल बटन है आदि, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, कुछ समय के लिए ही चली थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने क्या है, इनका स्थान किसी अन्य चीजों ने ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपका, चीर्स मतलब क्लासिक है, यहाँ पे बता रखा है। बाकी यहाँ पे आपको पूरा वर्ड मत लीजिए, आप यहाँ पे चीर समझ सकते हैं। चीर की हम बात कर ले, आपने चीर काल सुना होगा, काफी लंबे समय से ऐसा होता है ना कि ये चीर काल से चलता हुआ आ रहा है, काफी लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपको ये वर्ड याद ना हो, याद ना आए, तो इसकी जगह पे आप इस तरीके से इजी वर्ड में लिख सकते हैं, जो लंबे समय से चलता हो या चलता आ रहा हो,
ठीक है, तो क्या है, ये हमारा जो है एक ऐसी शैली है जहाँ पे लोग क्या है वस्त्रों को पसंद करते हैं और काफी लंबे समय तक पसंद करते हैं, उनका स्थान जल्दी खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, शैली जो कभी पूर्णतः अप्रचलित नहीं होती है और एक लंबे समय तक, यहाँ पे समय होगा, समय तक स्वीकृत रहती है। ठीक, लंबे समय तक लोग क्या करते हैं, उसको स्वीकृत करते हैं। और उदाहरण के लिए यहाँ बता रखा है, कुर्ता हो गया, पजामा हो गया, कोट पैंट, साड़ी, इनमें डिजाइन की सादगी की विशेषता होती है। अब इनकी हम बात कर ले तो ये हमेशा से ही क्या है, चलता रहता है। हम कुर्ता पजामा की बात कर लेते हैं, हम किसी भी फेस्ट में क्या है, बॉयज लोग सबसे पहले वही देखेंगे। गर्ल्स में भी हम कुर्तियां देखते हैं, वो पहनती है, उसको क्या है, नॉर्मली वो वेयर करती ही है, वो ट्रेंड में से जाता नहीं है। हम नॉर्मल डे पे भी वेयर कर सकते हैं और कुछ ऐसे आते हैं जो कि हम फेस्टिव सीजन में भी उसको वेयर कर सकते हैं। अब कोट पैंट की हम बात कर ले, नहीं जाते हैं हम, ये भी पार्टी हो गया, शादी हो गया, इन सब चीजों में क्या है, कोट पैंट को हम प्रेफर करते हैं। अब साड़ी की हम बात कर ले तो मोस्टली लेडीज जो है अभी भी हमारे भारत में क्या है, साड़ी को ही पहनती है, या किसी स्पेशल ओकेजन में क्या करते हैं, साड़ी को ही पहना जाता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है, फैशन से जुड़े वर्ड थे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्या है, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका क्या है, फैशन विकास। किस तरीके से फैशन का विकास हुआ, यहाँ आपको ये समझाना है। तो यहाँ हम देखते हैं किस तरीके से हुआ था। तो यहाँ बता रखा है कि प्राचीन काल व मध्यकालीन शैलियां लगभग पूरी शताब्दी तक परिवर्तित नहीं होती थी। वैश्वीकरण के कारण पश्चिमी सभ्यता से फैशन का परिवर्तन जो है उसको बढ़ावा मिला है। अब शुरुआती टाइम में क्या है, हमने वैश्वीकरण को जब नहीं अपना रखा था तो क्या था, हमारे देश की जो हम बोल सकते हैं फैशन है, मतलब ड्रेस वगैरह थी, हम उसको ही लेते थे। शुरुआती टाइम पे क्या था, धोती कुर्ता की हम बात कर लेते हैं, साड़ी की बात कर लेते हैं, ये सारी चीजें क्या है हमारे भारत देश में थी। लेकिन जब से हमने वैश्वीकरण को अपनाया तो हमने क्या किया, हमारी जो बाहरी सभ्यता है, हमारी पश्चिमी सभ्यता है, उसको अपनाना चालू कर लिया, है ना। तो हमने बाहर की जो चीजें हैं जैसे जीन्स वगैरह हो गया, या फिर हम अन्य चीजों की बात कर ले, सारी चीजें क्या है, बाहर से ही आई है, हमारे भारत की ये सभ्यता नहीं थी। तो हमने क्या किया, वैश्वीकरण के बाद ही जब क्या है पश्चिमी सभ्यता को अपनाया तो हमारे फैशन में भी काफी चेंजेस जो है वो देखने को मिले। ठीक, अब यहाँ पे बता रखा है कि जो हमारा फ्रांस है वो किस तरीके से फैशन का केंद्र बना। ठीक, हम यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से बना है। तो अंतरराष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व 18वीं शताब्दी में ही आरंभ हो गया था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फैशन का जो है प्रभुत्व, मतलब हम बोल सकते हैं एक तरीके से सबसे आगे था ही। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है फैशन को ट्रेंड वगैरह है उसको यहाँ पे ज्यादा महत्व दिया जाता था। कब से, 18वीं शताब्दी से ही हो गया था ये। अब सम्राट जो है हमारे लुई 14 एवं उनके कोर्ट के सदस्यों की शाही परिधान की शैली से पेरिस को यूरोप की फैशन राजधानी बना दिया गया। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जो हमारा पेरिस है उसको यूरोप की फैशन राजधानी बना दिया गया। पूरे यूरोप में क्या है, पेरिस को ही, हमारे फैशन को इतना विशेषता पेरिस में दिया जाता था कि उसको फैशन की राजधानी बोल दिया गया। आपसे एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, तो आपको क्या है इसको याद रखना है। सम्राट और दरबारियों के वस्त्रों के लिए रेशम, रिबन व लेंस फ्रांस के विभिन्न शहरों से आते थे और परिधान व्यक्ति की नीम के अनुरंग हाथ से सिले जाते थे। अब यहाँ पे क्या है, बता रखा है कि किस तरीके से क्या है, सम्राट हो गए या दरबारी हो गए, उनके लिए रेशम के रिबन वगैरह है उनको बनाया जाता था। ये सब कहाँ से आते थे, फ्रांस से ही मंगवाए जाते थे, क्योंकि फ्रांस को क्या है फैशन का केंद्र माना गया था। तो यहीं से क्या है, जो बड़े बड़े सम्राट हो गए, उनके दरबारी हो गए, उनके लिए जो वस्त्र होते थे कहाँ से लाए जाते थे, हमारे फ्रांस से ही मंगवाए जाते थे। ठीक है, अब यहाँ बता रखा है कि परिधान निर्माण की कला को क्या कहते थे, कटुअर कहा जाता था। ठीक, जहां जो व्यक्ति परिधान निर्माण की कला में माहिर था, जो करता था, उसको हम क्या बोलते थे, कटुअर कहते थे। अब परिधान डिजाइन करने वाले पुरुष को क्या, कुटूरियर कहा जाता था और महिला को कुटूरियरे कहा जाता था। हम दोनों की बात कर ले तो क्या कहा जाता है, उसको कटुअर कहा जाता है। लेकिन अलग अलग हम बात करें कि महिलाओं को क्या कहा जाता है और पुरुषों को क्या कहा जाता है, तो महिलाओं को हम क्या बोलते हैं, कुटूरियर कहते हैं, और हम पुरुषों को क्या कहते हैं, कुटूरियर कहते हैं। तो आपको क्या है, ये वर्ड जो है, नाम है थोड़े अजीब है, लेकिन इसको याद करना जरूरी है। तो आपको क्या है, इसको याद कर लेना है। तो मेनली यहाँ पे यही है कि किस तरीके से फैला जो हमारा मतलब फ्रांस है, किस तरीके से केंद्र बन गया हमारा फैशन का, यही आपको यहाँ पे समझाना था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम
देखेंगे। तो यहाँ आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, औद्योगिक क्रांति से वस्त्र निर्माण प्रौद्योगिकी उन्नति का आरंभ। अब किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति के बाद जो वस्त्र निर्माण है वो क्या है, बहुत ज्यादा उन्नति में आ गया, उसकी जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, वो सारी चीजें क्या है, बहुत ज्यादा उन्नति में आ गई। तो हमें अब क्या है, जो वस्त्र निर्माण की टेक्नोलॉजी है उसके बारे में यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले क्या है, काटने वाले यंत्र जो है, मशीन, यहाँ पे क्या है, हमने प्रौद्योगिकी के बारे में समझना है कि किस प्रकार से हमने क्या है फैशन डिजाइन को बढ़ावा तो दिया, सिंपल बनाने के लिए बहुत सारे यंत्रों का जो है हमारे उसका भी निर्माण कर लिया, बहुत सारी टेक्नोलॉजी को हमने अपना लिया। यहाँ पे मेनली हमें ये समझाना है। तो हम यहाँ देख लेते हैं क्या है कि काटने वाले यंत्र वह मशीनी करघों के आविष्कार के कारण कम समय में अधिक वस्तुओं का निर्माण होने लगा था। जब हमने क्या किया, काटने वाले यंत्र है इसका हमने निर्माण कर लिया, तो इससे क्या हुआ कि हमने कम समय में ही बहुत सारे वस्त्रों का निर्माण जो है उसको चालू कर दिया था। ठीक, सिलाई मशीन के आविष्कार ने हस्तशिल्प को एक उद्योग में बदल दिया। अब जब सिलाई मशीन का आविष्कार हो गया तो इसने क्या किया, हस्तशिल्प है, ठीक, उसको हमने क्या किया, एक उद्योग में बदल दिया। अब इसको क्या है, हम जो फैशन ड्रेस जो डिजाइनिंग है, निर्माण है, इसको क्या किया, एक व्यापार के रूप में बदल दिया गया। कब, जब सिलाई मशीन का आविष्कार हो गया। 1859 में इसासक सिंगर, 1859 है हमारा, इसासक सिंगर ने सिलाई मशीन को पैरों से चलने के लिए पांव चक्की को विकसित किया था। आपको क्या है, ये नाम याद रखना है, ये डेट जो है आपको याद रखनी है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जो हमारे इसासक सिंगर है, इन्होंने किया था क्या कि जो पैर से चलने वाली हमारी मशीन है उसके ही जो पहिए हैं उसका निर्माण इन्होंने किया था। वरना इससे पहले हम क्या करते थे, हम हाथों से ही जो है उसको बनाते थे। जो हमारी मशीन होती है हाथ से चलने वाली, उसमें ही हम वस्त्र जो है सिलते थे, डिजाइनिंग करते थे। लेकिन जब इन्होंने इसको बना दिया, जब वो जो है पहिए है इसका निर्माण जो है कर दिया, तो क्या है, ये काफी इजी हो गया, क्योंकि हम पैरों और हाथों दोनों से क्या है, जो हमारी पैर से चलने वाली मशीन होती है उसमें हम यूज कर सकते हैं, जिससे हम जल्दी थकते भी नहीं है और ज्यादा वस्त्र जो है उसको निर्मित भी कर पाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ बता रखा है कि 1849 में लेवी स्ट्रॉस ने टैटो और माल डिब्बों के कवर के लिए बने कपड़ों के उपयोग से पैंटे बनाए, जिसमें औजार रखने के लिए जेब लगाई गई, वह काफी लोकप्रिय हुई। अब इस तरीके से इन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो है मतलब अब क्या है, यहाँ पे वस्त्र को ये ट्रेंड में लाना चाहते थे, तो जो उन्होंने वस्त्र निर्मित किया उसको काफी अच्छी तरीके से बनाया, जिससे क्या हुआ, वो वस्त्र को काफी लोगों ने पसंद किया और क्या है, वो जो वस्त्र है ट्रेंडिंग में आ गया, फैशन में वो जो वस्त्र है वो आना शुरू हो गया, ठीक है। अब डेनिम्स के नाम से जानी गई, यह एक जो हमारा डेनिम्स बता रखा है, यहाँ पे हम डेनियम आज के समय में शायद बोलती हो, उसी की हम बात कर रहे हैं। लेकिन इसको क्या है, जब इन्होंने ये वाले वस्त्र को जब बनाया था तो इसको क्या किया गया था, डेनिम्स के नाम से इसको हमने जाना था। उस टाइम क्या है, डेनिम्स के नाम से इसको जाना जाता था। यही एकमात्र परिधान पिछले लगभग 150 वर्षों से एक जैसा रहा। अब इतने टाइम पे इस वस्त्र को इतना पसंद किया गया था कि ये 150 सालों से क्या है, एक ही जैसा रहा था, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया था, ठीक। तो आपको ये भी क्या है याद रखना है। आगे हम देख लेते हैं क्या है यहाँ पे, 1880 के दशक से महिलाओं द्वारा स्कर्ट ब्लाउज का प्रचलन शुरू हुआ। अब क्या है, स्कर्ट और ब्लाउज का प्रचलन कब से हुआ है हमारा, 1880 के दशक से, जो महिलाओं के लिए पहनने को तैयार कपड़ों के निर्माण की ओर पहला कदम था, ठीक। जब हमने क्या किया, जब ये चीज जो है प्रचलन में आई तो ये क्या था, महिलाओं के लिए पहली बार तैयार किए जो वस्त्र है वो प्रचलन में आए थे। वो वस्त्र ने क्या किया था, फैशन का स्थान लिया था। अब मेलों और बाजारों के माध्यम से 19वीं शताब्दी में लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार मोल भाव करके वस्त्र खरीदने में सहायता मिली। अब क्या है, 19वीं शताब्दी है हमारे, तब से क्या किया, वस्त्रों में मोल भाव का जो हम बोल सकते हैं दौर है वो भी आ गया। मोल भाव करके उन्होंने वस्त्र जो है खरीदना चालू किया, ठीक। इससे पहले हम शायद बोल सकते हैं कि रेट क्या है फिक्स रहता होगा, अब हम चेंज नहीं कर पाते होंगे, लेकिन अब क्या किया, 19वीं शताब्दी से क्या हुआ, हमने वस्त्रों में भी मोल भाव जो है उसको करना चालू कर दिया। तो आई होप आपको जो ये पॉइंट्स है समझ में आ गए होंगे। ये जो लास्ट पॉइंट है उसको भी हम देख लेते हैं। क्या है कि शहरों में अधिक संख्या में लोगों के बसने के कारण अस्थायी दुकानों में स्थापित की जाने लगी व विविध प्रकार की वस्तुओं की बढ़ती मांग के कारण खुदरा दुकानें
खुलने लगे। अब क्या है, लोगों ने शहरों में रहना चालू किया, तो शहरों में क्या है, जब लोगों की जो है बोल सकते हैं तादाद बढ़ी, तो वहां पे क्या है, जो दुकानें हैं वो उसका भी क्या है, खुलना चालू हो गया। दुकानें आसपास के लोगों को देख के लोगों ने क्या किया, दुकान खोलना चालू किया, वहां पे वस्त्र वगैरह है उसको रखना चालू कर दिया, जरूरत की चीजों को रखना चालू कर दिया। और जिससे क्या हुआ कि एक तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारी खुदरा दुकानें जो है वो भी खुलने लगी। और शहरों में भी हम बोल सकते हैं वस्त्र की जो हम फैशन है वो क्या है, धीरे धीरे आता गया। और वहां पे क्या है, बहुत सारी दुकानें हैं, शॉप्स है, चीजें हैं, वहां पे खुलना चालू हो गई। इससे भी क्या हुआ, एक तरीके से हमारा जो फैशन है, मतलब हमारा फैशन उद्योग है, वहां पे बढ़ावा मिला। अब शहरों में क्या है, अब बड़े अमीर लोग शहरों में ज्यादातर रहा करते थे पहले के टाइम पे, तो क्या है, वो बड़े बड़े पार्टीज वगैरह है, वहां पे वस्त्र जो है उसको पहन के जाएंगे, लोग देखेंगे, उनको पसंद आएगा, उसकी प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, है ना, उसके बारे में बोलेंगे कि मैं भी ये वस्त्र लेना चाहती हूँ। जिससे क्या है, वो वस्त्र क्या है, एक तरीके से ट्रेंड में आ जाएगा। और क्या है, ये हमारी जो वस्त्र की उन्नति है उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है इसका रहेगा। तो ये सारे आपके जो पॉइंट्स है, तो ये हमने जो पॉइंट्स पढ़े हैं ये सारे हमारे किस में थे, कि किस तरीके से हमने जो वस्त्र निर्माण की प्रौद्योगिकी है उसको जब हमने अपनाया तो वस्त्र किस प्रकार से फैला, वस्त्र फैशन किस प्रकार से फैला, ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम देखेंगे। अब यहाँ आपका जो है फैशन चक्र, वो आपको बताने हैं फैशन चक्र किस प्रकार से चलता है और फैशन चक्र में कौन कौन से जो तत्व है वो आते हैं, हमें यहाँ पे ये देखना है। तो क्या है फैशन चक्र है उसको समझ लेते हैं। फैशन का समय के साथ बदलना फैशन चक्र के रूप में समझा जा सकता है। किसी भी फैशन का जीवन काल 5 चरणों में पूरा होता है। अब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, समय के साथ जो है वो फैशन को बदल रहे हैं। कुछ कुछ चीजें क्या है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, ट्रेंड में आ रही है, चली जा रही है, ट्रेंड में आ रही है, चली जा रही है। तो इस तरीके से क्या है, हम फैशन चक्र को जो है वो समझते हैं। अब यहाँ पे 5 तत्व आपको बता रखे कि हम किस तरीके से जो 5 चरणों से फैशन तत्व जो है हमारे फैशन चक्र है उसको हम समझ सकते हैं। तो क्या है, सबसे पहले शैली की प्रस्तुति, फिर क्या है, लोकप्रियता में वृद्धि, फिर लोकप्रियता का प्रकाष्ठा, फिर लोकप्रियता में कमी होनी, और एंड में हमारा क्या है, शैली का परित्याग। तो हम देखेंगे किस प्रकार से वस्त्र जो है पहले लोग काफी पसंद करते हैं, उस वस्त्र को लेने के लिए मतलब लूट मच जाती है कि मुझे भी ये वस्त्र चाहिए, ये वस्त्र काफी अच्छा है, लोगों की जबान पे बस यही बात चल रही होती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, कुछ लोगों के हम बोलते हैं जो काफी पीछे रह जाते हैं वो लोग पहनना उसको चालू करते हैं, और फिर धीरे धीरे क्या है, वो वस्त्र है कम होता जाता है, लोगों के मन से उतरता जाता है, और एंड में क्या है, लोग उसका परित्याग कर देते हैं। इस प्रकार से क्या है, हम अपने फैशन चक्र को समझेंगे। फर्स्ट हम देख लेते हैं शैली की प्रस्तुति। अब इसमें क्या है, हमारा शैली की प्रस्तुति में फैशन डिजाइनर का लोगों को एक नई शैली उपलब्ध कराना, रुसांग्र रंग, आकृति, कपड़े के प्रकार आदि को बदलकर नए डिजाइन को तैयार किए जाते हैं। अब शैली की प्रस्तुति मतलब हमने क्या किया है, एक ऐसा वस्त्र बना दिया है जो कि नई शैली को बताता है, नए फैशन को दर्शाता है, जो कि लोगों को काफी अच्छा लगता है, लोगों के अनुरूप होता है, लोगों को जिस प्रकार के वस्त्र जो है पसंद आते हैं उसके जैसा होता है। तो क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले शैली की प्रस्तुति में कि वो एक जो फैशन है, जो ट्रेंड है, ट्रेंड का माहौल है उसको उत्पन्न करते हैं अपने ड्रेस को निर्मित करके। ठीक, नेक्स्ट लोकप्रियता में वृद्धि। जब नया फैशन बहुत से लोगों द्वारा खरीदा, देखा व पहना जाता है तो वह लोकप्रिय हो जाता है। क्या है, मैंने कोई वस्त्र पहना है, मेरे सामने वाले को वस्त्र अच्छा लगा तो क्या करेगा, वो भी जाके वो वस्त्र खरीदेगा, कोई और उसको देखेगा, उसको वस्त्र अच्छा लगेगा तो वो भी वो वस्त्र खरीदेगा। तो इससे क्या है, वस्त्र की लोकप्रियता भी बढ़ेगी, उसकी प्रशंसा भी होगी, और एक तरीके से क्या है, वो ट्रेंड में आ जाएगा और काफी लोग क्या है उसको खरीदना पसंद करने लगेंगे। फिर लोकप्रियता की पराकाष्ठा। जब फैशन लोकप्रियता की ऊंचाई पर होता है तब कई अन्य निर्माण उस फैशन की नकल कर कम मूल्य उसके रूपांतरित उत्पादन को बेचने लगते हैं। अब ये क्या है, एक तरीके से ट्रेंड को ये भी बढ़ाता है कि जब हमने कोई वस्त्र देखा जो कि हमें काफी पसंद आया, जो हम सेलिब्रिटीज के वस्त्र वगैरह हम ड्रेस देखते हैं वो हमें काफी पसंद आता है,
लेकिन क्या है उसका रेट भी उतना ही हाई होता है। तो हम देखते हैं कई जगह पे हमें मार्केट वगैरह होते हैं, वहां पे वही सेम वस्त्र होता है, कम खराब, उतनी अच्छी फैब्रिक नहीं होती, लेकिन उसके साथ ही क्या होता है वो हमें कम रेट में मिल जाता है। तो लोग क्या करते हैं उसको, हम वो देखते हैं सेलिब्रिटी की एक अच्छी इमेज हमारे अंदर की, वो पहन रहा है तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है देखने में, मैं पहनूंगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से क्या होता है हम उस वस्त्र को जो कि कम दाम में सेम डिजाइन हमें मिल रहा है उसको हम खरीद लेते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, खरीदते हैं, जिससे क्या है कि ये जो वस्त्र हम बोल रहे हैं ना ट्रेंडिंग में आ रहा है, तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान जो है इस तरीके से जो वस्त्र को ट्रेंडिंग में आने में ये देता है। ठीक है, तो ये बता रखा है कि किस तरीके से लोग क्या है जब बहुत ज्यादा ऊंचाई पे पहुंच जाता है जो वस्त्र का हम बोल सकते हैं प्रचलन है, लोगों को पसंद आने लगता है, तो उसकी जो नकली कॉपियां है वो भी बनना चालू हो जाती है। फिर लोकप्रियता में कमी होना, इसमें क्या है रूपांतरित उत्पादनों के बाजार में आने से भारी संख्या में इनका चलन हो जाता है। अब फैशन प्रिय व्यक्ति कुछ नया खरीदना चाहते हैं और पुरानी शैली को दुकानों पर कम दामों में बेचा जाता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब नई नई चीजें तो आती रहती है, कुछ अन्य चीजें क्या है मार्केट में आ चुकी है, तो लोग क्या है उनका पसंद जो है चेंज हो गया है। अब वो जो नई चीज आई है उनको वो पसंद आ रही है और उन्होंने पुरानी चीजों को क्या किया है थोड़ा धीरे धीरे लेना जो है वो कम कर दिया है, जिससे वो क्या करेंगे जो पुरानी चीज होगी उसको कम दामों में बेचना चालू कर देंगे। जो पुरानी ड्रेस होगी जो कि पहले के टाइम पे ट्रेंडिंग में आई थी उसको कम दामों में लोगों को बेचना चालू कर देंगे, जिससे ये पता चलता है कि जो वस्त्र है धीरे धीरे क्या है ट्रेंड से हट रही है। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट क्या है आपका शैली का परित्याग, किस प्रकार से जो शैली है उसका हम परित्याग कर देते हैं। तो क्या है पुरानी शैली धीरे धीरे अप्रचलित हो जाती है और नया फैशन चक्र शुरू हो जाता है। अब मैंने आपको बताया मार्केट में नई नई चीजें आती रहती है, तो क्या है किस तरीके से जो पुरानी हमने जो वस्त्र है जो ट्रेंड में आई थी उसको हमने छोड़ दिया और नई जो वस्तुएं है उसको लेना चालू कर दिया। तो इस तरीके से क्या होगा पुराने वस्त्रों का हम क्या है परित्याग कर देंगे, मतलब हमने उसको बिल्कुल ही लेना बंद कर दिया, मार्केट में उसकी वैल्यू काफी कम हो चुकी है। तो इस तरीके से हमारा क्या है शैली का परित्याग हो जाएगा। तो ये क्या है हमारे फैशन चक्र के तत्व थे। आपको आई होप सारे जो पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है ये दे रखा है फैशन व्यापार। फैशन व्यापारी में क्या है वह व्यक्ति जो अपनी प्रेरणा अथवा कल्पना को डिजाइन में बदलकर उपभोक्ता की आवश्यकता और मांगों के लिए उत्पादों का नियोजन, उत्पादन, संवर्धन और वितरण करता है, फैशन कहलाता है। अब फैशन में क्या है कि जो व्यक्ति है कोई भी व्यक्ति है क्या कर रहा है अपनी प्रेरणा अथवा कल्पना से जो है उसको डिजाइनर में बदलकर उपभोक्ता को बेच रहा है। अब क्या है जो फैशन डिजाइनर है फैशन व्यापारी है क्या करेगा उसके मन में जो डिजाइन आ रहे हैं उसको ही सामने रखेगा ना, सामने ड्रेसों में डालेगा। तो वही है कि किस तरीके से एक व्यक्ति है जो कि अपनी कल्पनाओं को रचनाओं को क्या है एक रूप दे रहा है, वस्त्र में निर्मित कर रहा है और लोगों के समक्ष उसको रख रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे अपना फैशन व्यापारी जो है वो कहेंगे। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ दे रखा है कि निर्माण, अब हम वस्त्र निर्माण है इसके बारे में समझेंगे। क्या है परिधान को बनाने के लिए विभिन्न कपड़ों में से उपयुक्त कपड़े का चयन किया जाता है। सबसे पहले हम सही कपड़ा जो होगा उसी को लेंगे है ना, तो हम उपयुक्त कपड़ों का चयन करते हैं। वस्त्र की ऐतिहासिक व सामाजिक सूझबूझ को ध्यान में रखते हुए परिधान की रचना, किस प्रकार से वस्त्र अच्छा है या नहीं, पुराने समय में लोगों ने उसको पसंद किया था या नहीं, क्योंकि फैब्रिक तो सेम ही होते हैं, हम वस्त्र पे क्या करते हैं डिजाइन वगैरह चेंज कर देते हैं। तो वही है कि किस प्रकार के फैब्रिक को लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है उसको ही वो रखते हैं। अपने डिजाइन के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनना, हम जिस प्रकार का डिजाइन ले रहे हैं तो उसके लिए क्या करें जो भी सर्वश्रेष्ठ विकल्प होगा सबसे अच्छा कि हाँ लोगों को वो पसंद आएगा हम उसको क्या है चयनित करेंगे। मूल्य व लक्षित बाजार को ध्यान में रखते हुए अपनी कल्पना को वास्तविकता का रूप देना। अब क्या है मूल्य और लक्षित बाजार, मतलब हमें धन के बारे में भी इसमें सोचना होगा। लक्षित बाजार ऐसा बाजार जहाँ पे क्या है सच में माहौल क्या है अच्छा हो, भीड़ भाड़ होता है लोगों को क्या है, तो लक्षित बाजार जहाँ पे हमने एक लक्ष्य फिट कर रखा है कि हमें यहाँ पे जाके जो वस्त्र है उसको देना है और बेचना है, तो ये भी क्या है यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। तो ये आपके जो वस्त्र निर्माण के हम बोल सकते हैं विधि बोल सकते हैं, चरण बोल सकते हैं, ये थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्रय दे रखा है, बाइंग दे रखा है, किस तरीके से हम क्रय करते हैं वो आपको बताना है। तो क्या है, फैशन व्यापारी फैशन की सामग्री को अपनी दुकान में रखने और बेचने के लिए खरीदता है, ठीक है। इसके लिए उससे लक्षित बाजार की जानकारी होनी चाहिए। अब बेचना है, व्यापार करना है, तो एक लक्षित बाजार, ठीक, जहाँ पे लोग आते जाते हो, लोगों को उसके बारे में जानकारी हो, एक जहाँ पे उसने सोच रखा हो, एक एम बना रखा हो कि हाँ मुझे इस बाजार में जाके ये सारे वस्त्र जो है बेचना है। तो ये सारी जानकारी क्या है, जो फैशन व्यापारी है उसको होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें यह कि उसी फैशन की प्रवृत्ति व पूर्व अनुमान लगाने में निपुण होना चाहिए, जिससे वह ठीक खरीदारी कर सके अथवा सामान का ऑर्डर दे सके। उसे प्रचलित फैशन का विश्लेषण करने में भी निपुण होना चाहिए। अब हम किस तरीके से बोल सकते हैं कि वो वस्त्र को बेच पाएगा, जो हमारा वस्त्र व्यापारी है, फैशन व्यापारी है, तो क्या है कि उसको फैशन की जो प्रवृत्ति है उसके बारे में पता होना चाहिए कि किस प्रकार के जो लोग हैं उस फैशन को पसंद करते हैं, इसके बारे में पहले से उसको जानकारी होनी चाहिए। उसके बारे में वो पूर्व अनुमान लगाने वाला हो कि हाँ अगर मैं इस तरीके का वस्त्र डिजाइन कर रहा हूं तो लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, ये सारी जानकारी क्या है उसको होनी चाहिए। और क्या करे, जिससे वह ठीक खरीदारी कर सके अथवा सामान का ऑर्डर भी दे सके। ये क्या है, एक जो हमारा हम बेच रहे हैं फैशन व्यापारी के अंदर ये गुण होने चाहिए। उसे प्रचलित फैशन का विश्लेषण करने में भी निपुण होना चाहिए, किस प्रकार का फैशन प्रचलन में है, लोग पसंद कर रहे हैं, उसके बारे में भी उसको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ संवर्धन है, क्या है, प्रमोटिंग, हम किस प्रकार से प्रमोट कर रहे हैं। आप देखते हैं एडवर्टीजमेंट वगैरह करते हैं हम ड्रेस के बारे में, तो ये यहाँ पर प्रमोट हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो क्या है, जब एक फैशन व्यापारी डिजाइन के लिए कार्य करता है तब उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि वह डिजाइन के उत्पादों को उन दुकानों तक पहुंचाए जहां उसका अधिक विक्रय हो, ठीक। अगर कोई फैशन व्यापारी है, वो अपने वस्त्रों को बेचना चाहते हैं, अपने डिजाइन को बेचना चाहता है, तो वैसे ही लोगों को चुनेगा ना, ऐसे एरिया को चुनेगा जहाँ पे क्या है अच्छी तरीके से जो उसके वस्त्र है उसका जो मूल्य है लोग जान सके, उस वस्त्र को खरीद सके। तो ऐसी जगह का वो क्या है, जो जगह है उसको ढूंढेगा। फिर इसके लिए उसे रचनात्मक सोच, व्यापारिक कौशल व उत्पादन कौशल का ज्ञान होना चाहिए। तो फैशन व्यापारी के अंदर क्या है, ये गुण भी होने चाहिए। अब यहाँ पे सेलिंग बता रखा है, विक्रय, किस प्रकार से वो बेचेगा। तो क्या है, फैशन व्यापारी दुकानों को फैशन की वस्तुएं बेचने के लिए उत्तरदायित्व होता है और उसको दुकानें वहां माल ग्राहकों को बेचती है। क्या है, फैशन व्यापारी ने तो दुकानों को बेच दिया अपना सामान, अब वो क्या करेगा, जो सामान है व्यापारी को कौन बेचेगा, वो दुकान वाला, जहां पे उसने, जो फैशन डिजाइनर है उसने बेचा था अपना सामान। तो इसके लिए बाजार की प्रवृत्ति का ज्ञान होना चाहिए ताकि वह पूर्ण अनुमान कर उत्पादनों की अनुशंसा, जो सिफारिश है हमारा, अनुशंसा है, सिफारिश कर सके। एक खुदरा दुकान में कार्य करने वाले व्यापारी की दुकान में सजावट की जिम्मेदारी होती है, उसे वस्त्रों को आकर्षक ढंग से सजाने का कौशल होना चाहिए। अब ये क्या है, हमारे फैशन व्यापारी के जो गुण होते हैं, किस प्रकार से फैशन डिजाइनिंग को है निर्मित कर रहा है, किस प्रकार से किस जगह पे उसको बेचना चाहिए, किस जगह किस किस चीजों का यूज करना चाहिए, लोगों के क्या है मन की बात को पहले ही भाप लेना चाहिए, सारे गुण किसमें होने चाहिए, हमारे फैशन व्यापारी में होने चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो पॉइंट्स है ये भी समझ में आ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सबका। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ क्या दे रखा है, फैशन उद्योग में व्यापार का स्तर। अब किस प्रकार से हम व्यापार का स्तर जो है हमारा फैशन उद्योग में किस प्रकार का होता है उसको हमें इसमें समझाना है। तो क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपका दे रखा है खुदरा संगठन। इसमें क्या है, यह एक विशेष प्रबंधन क्रिया है जिसमें फैशन उत्पादन को फैशन डिजाइनर के शोरूम से बाहर तक और वहां से ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। खुदरा संगठन में क्या है कि इसमें क्या किया जा रहा है, जो फैशन डिजाइनर है उसको, क्या है कि फैशन डिजाइनर, हमारा जो उत्पाद है, फैशन का उत्पाद है, फैशन डिजाइनर के शोरूम से हम क्या कर रहे हैं, उसको हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। उसको बाहर जो है निकाला जाता है और बाहर से कहाँ भेजा जाता है, ग्राहकों तक इसको पहुंचाया जाता है, ठीक है। ये एक प्रक्रिया बता रखी है खुदरा संगठन में, जहाँ पे क्या है, हमने फैशन डिजाइनर के जो भी डिजाइन है उसको हमने क्या किया है, दुकान तक पहुंचा दिया, बाहर ऐसे स्टोर तक हमने पहुंचा दिया है जहां से क्या है, लोग है वस्त्रों को पहन
पहनते हैं, वहां से खरीदते हैं और फिर स्टोर से क्या किया जा रहा है, ग्राहकों तक ये सामान जो है उसको पहुंचाया जा रहा है। ये हमारा खुदरा संगठन में होता है। अब हम देख लेते हैं कि जब हम ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस चीज में, कि किस प्रकार से हम ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं, किस प्रकार से उस वस्त्र को वो देखे, उसका ध्यान जो है वहां पर जाए और उस वस्त्र के बारे में बातचीत जो है वो करना चालू करें। तो क्या है, यहाँ हम देख लेते हैं कि इसमें उचित नियोजन द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, विक्रय के लिए माल का पर्याप्त प्रावधान हो, माल का बिक्री मूल्य उपभोक्ता की पहुंच में हो, खुदरा संगठन को उचित लाभ भी हो। अब यहाँ पे बता रखा है कि किस प्रकार से क्या है, इसका नियोजन काफी अच्छी तरीके से किया जाना चाहिए। जो वस्त्र है उसका नियोजन कटे फटे ना हो, इस प्रकार से ना हो। विक्रय के लिए माल का पर्याप्त प्रावधान हो, किस प्रकार से माल को बेचना है, लेकर जाना है, इसका प्रावधान भी क्या है, अच्छी तरीके से होना चाहिए। माल की बिक्री मूल्य उपभोक्ता की पहुंच में हो, हमारे जो मूल्य उपभोक्ता है, इस प्रकार से माल का जो पैसा है, जो वस्त्र का जो पैसा है, इस प्रकार से रखना चाहिए जो कि क्या है, सबकी पहुंच के अंदर हो। और क्या है, खुदरा संगठन को भी उचित लाभ हो। अब जो हमारा खुदरा संगठन है, मतलब जो फैशन व्यापारी का शोरूम है, यहाँ तक भी क्या है, जो मूल्य है वो अच्छी तरीके से पहुंच पाए, इसको भी क्या है, लाभ हो। तो ये सारी चीजों का ध्यान क्या है, खुदरा संगठन में रखा जाता है कि वो माल क्या किस तरीके से बाहर जा रहा है, यहाँ से दुकानों में जा रहा है और दुकान से क्या है, बाहर के हमारे ग्राहकों तक जो है वो जा रहा है। तो इसमें क्या है, सभी को फायदा होना चाहिए, जो हमारे दुकानदार है उसको भी फायदा होना चाहिए और जो शोरूम मतलब जो हमारा फैशन व्यापारी है उसको भी फायदा होना चाहिए। इस प्रकार से क्या है, इसकी एक क्रिया जो है वो चलती है। अब यहाँ आपको बता रखा है क्रय एजेंसी। क्रय एजेंसी क्या है हमारा, इसको हम देख लेते हैं। ये क्या है, व्यापार यह एक एजेंसी फैशन उत्पादन के क्रय के लिए परामर्श का कार्य करती है। अब ये क्या करती है, एक तरीके से कंसल्ट का कार्य करती है, परामर्श देती है। किसमें देती है, हमारे फैशन उत्पाद में। ठीक, फैशन उत्पाद में एक तरीके से परामर्श देती है। अब देख लेते हैं किस प्रकार के परामर्श होते हैं। निर्यातकों के लिए एजेंसी के माध्यम से खरीदना लाभदायक होता है क्योंकि इसमें समय और लागत की बचत होती है। अब हमारे जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, हमारे निर्यातक होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है, बता रखा है कि एजेंसी के माध्यम से खरीदना काफी लाभदायक होता है। जब वो सीधे एजेंसी से जो है खरीदते हैं, वस्त्र हो गया, परिधान हो गया, उसको खरीद रहे हैं, तो क्या है, ये काफी लाभदायक होता है। क्यों, क्योंकि क्या है, इसमें समय भी कम लगता है और लागत की भी बचत होती है। यहाँ पे धन भी क्या है, काफी इसका मूल्य जो है कम होता है, हमें धन भी कम देना होता है और समय की भी कम लागत होती है। मतलब हम एजेंसियों में जाएंगे, वहां पे हम वस्त्र देखेंगे तो हमें क्या है, आसानी से वस्त्र के चयन में भी जो है हमें समझ आएगा कि हमें इस प्रकार का वस्त्र लेना चाहिए, इस प्रकार का वस्त्र नहीं लेना चाहिए। तो समय की लागत, हम चयन आसानी से वहां पे कर पाएंगे और साथ ही में जो पैसे है वो भी हमारे कम लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बता रखा है जो हमारे क्रय एजेंट हैं उनके कौन कौन से उत्तरदायित्व होते हैं। तो क्या है, विक्रेताओं की पहचान होनी चाहिए, मूल्य का मूल भाव भी होना चाहिए और उत्पादन बनते समय लादन पूर्व गुणवत्ता की जांच। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट तो हमें विक्रेताओं की जो है पहचान वो होनी चाहिए। ठीक, हम गलत विक्रेताओं को तो सामान नहीं दे सकते, है ना। तो यहाँ बताया रखा है कि इस प्रकार से विक्रेताओं की पहचान होनी चाहिए। साथ ही में मूल्य का मोल भाव भी करना आना चाहिए, ये भी क्या है, हमें पता होना चाहिए। और उत्पाद बनते समय लादन पूर्व, मतलब हमें वो कहाँ पर रखना है, कहाँ से लेकर जाना है, ये वाली जानकारी भी क्या है, क्रय एजेंटों को होनी चाहिए। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे है आपका निर्यात उद्यम। अब इसमें क्या है, एक्सपोर्ट हाउस। इसमें हम क्या समझेंगे कि व्यापार निर्यात उद्यम में दो प्रकार के व्यापारी होते हैं, हमारे क्रय व्यापारी है और उत्पादन व्यापारी है। निर्यात क्या है, हम आयात निर्यात समझते हैं, आयात मतलब आना और निर्यात मतलब भेजना। तो इसमें क्या है, हम जब निर्यात कर रहे हैं चीजों का, तो उसमें क्या है, हमारे दो वस्त्र में हमारे बोल सकते हैं, वस्त्र व्यापार में ऐसे दो क्या है, दो प्रकार के व्यापारी होते हैं, जिसमें एक है हमारा क्रय व्यापारी और दूसरा है हमारा उत्पादक व्यापारी। अब क्रय व्यापारी में क्या है कि निर्यातक उद्यम में व्यापारिक गतिविधियां, यह खरीदारी और उत्पादक के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। अब एक जो हमारा क्रय व्यापारी है क्या करता है, जो हमारा खरीदार है और जो हमारा उत्पादक है, इसके बीच में क्या कर रहा है, मध्यस्थता का जो कार्य है वो कर रहा है। ठीक, मतलब ये बीच की भूमिका जो है वो निभाता है। कौन, हमारा जो क्रय व्यापारी है वो।
अब क्या है, यह सुनिश्चित करते हैं कि उत्पाद खरीदार की आवश्यकता अनुसार विकसित हो। अब जिस प्रकार से खरीदार है उसकी आवश्यकता के अनुसार जो वस्त्र है उसको हम निर्मित करेंगे या कोई भी सामान है, तो क्या है, जो हमारा क्रय व्यापारी है वो इस चीज को भी ध्यान में रखता है। अब हमारा जो सेकंड है वो है उत्पादक व्यापारी। ये क्या करता है, ये उत्पादन और खरीदारी व्यापारी के बीच मध्यस्थता का जो है भूमिका निभाता है। हमने ऊपर देख लिया किसमें करता है, जो है खरीदार है हमारा, और साथ ही में कौन है, जो हमारा खरीदार है और उत्पादक है उसके बीच में कौन भूमिका निभाता है मध्यस्थता की, तो क्रय व्यापारी। लेकिन अगर हम यहाँ पे उत्पादन की बात करें, यहाँ खरीदार नहीं है, यहाँ पे हमने उत्पादक सेकंड में देखा था और फर्स्ट में हमारा खरीदार था। यहाँ फर्स्ट में क्या है, हमारा उत्पादन या फिर उत्पादक है और सेकंड में हमारा खरीदार है। ठीक है, हमें ये चीज जो है वो याद रखनी है। तो क्या करता है, ये इन दोनों के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि उत्पादन समयबद्धता व खरीदता की आवश्यकता अनुसार हो। ये भी जो है सुनिश्चित करता है कि जो हम उत्पादन है वो क्या है, खरीदार है, जो खरीदार है उसकी आवश्यकता के अनुसार हो। और एंड में क्या है कि उत्पादन के लिए कच्चे माल का प्रबंध भी इसके दायित्व में होता है। अब कोई भी उत्पादन हो रहा है तो कच्चे माल का जो है, जो हम बोल सकते हैं एक तरीके से क्रय विक्रय आयात निर्यात है, और किसके द्वारा होता है, तो उत्पादक व्यापारी के द्वारा होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम देखेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है आपका, इसी में लक्षित बाजार आपका टॉपिक है। लक्षित बाजार में क्या है हमारा, उपभोक्ता की वह श्रेणी जिसमें फैशन व्यापारी अपने उत्पादन के लिए बेचने के लिए एक लक्षित करता है। लक्षित हम बोल सकते हैं एक लक्ष्य जो है, लक्ष्य बनाता है। यहाँ पे हम इस तरीके से ले सकते हैं, वो लक्ष्य बनाता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कोई हमने उत्पादन जो है उसको निर्माण कर लिया है और एक ऐसा बाजार चुन लिया है, एक टारगेट बना लिया है कि वस्त्र क्या है हमें वहां पे जो है लेकर जाना है और वहीं से क्या है वस्त्र का जो विक्रय है वो हमें करना है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपना लक्षित बाजार जो है वो कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ देख सकते हैं क्या है कि हमारा जो बाजार है उसका विभाजनीकरण दे रखा है कि किस प्रकार से हम बाजार है उसका विभाजन करते हैं। तो इसमें क्या है, फर्स्ट जानकीय विभाजन है, विभाजनीकरण है, फिर भौगोलिक विभाजीकरण है, व्यवहारगत विभाजीकरण है, मनोवृत्त विभाजीकरण है। अब इसको हमें समझना है। तो क्या है जानकीय विभाजीकरण, यह समूह मुख्य रूप से संख्या, आयु, जेंडर, व्यवसायिक शिक्षा और आय पर आधारित होती है। अब जानकीय जो हमारा विभाजीकरण है, बाजार के विभाजीकरण की हम बात कर ले तो इसमें क्या है, यहाँ पे है आयु हो गया, जेंडर हो गया, व्यवसाय, शिक्षा, आय के आधार पर क्या है बटे हुए होते हैं। अब वस्त्र की हम बात कर ले तो अलग ही होता है ना, जेंडर के हिसाब से लड़कियों के अलग होते हैं, लड़कों के अलग होते हैं, आयु के हिसाब से अलग होते हैं, व्यवसाय देखते हैं कहीं कोट पैंट लग रहा है, कहीं कोई और चीज लग रही है, तो इसके हिसाब से भी क्या है हमारा बाजार जो है वो बटा हुआ रहता है। फिर क्या है भौगोलिक विभाजन, इसमें क्या है यह समूह मुख्य रूप से नगरों, राज्यों और क्षेत्रों पर आधारित होते हैं। किसी भी स्थान का जलवायु, मौसम, कपड़ों के चयन को प्रभावित करता है। अब इस प्रकार का यहाँ भौगोलिक विभाजीकरण में अब देखते हैं सर्दी के अलग कपड़े होते हैं, गर्मी के अलग कपड़े होते हैं। तो ये क्या करता है, जो भौगोलिक हमारा वायु है, जलवायु है, और उसको क्या है बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। कौन, हमारा भौगोलिक विभाजीकरण। ठीक है, अब यहाँ व्यवहारगत विभाजीकरण बता रखा है, ये क्या है, यह समूह की विशिष्टताओं, उत्पादों या सेवाओं पर लोगों की राय पर आधारित होता है। इसमें उत्पादन व सेवाओं को बेहतर बनाया जा सकता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये ज्यादातर कहाँ पे होता है, लोगों की राय पर चलता है, और इसमें क्या है हम उत्पादन की सेवाओं, जो भी सेवाएं हैं उसको हम बेहतर बना सकते हैं, इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट क्या है आपका मनोवृत्त विभाजीकरण। अब इसमें क्या है, यह समूह जीवन शैली जैसे सामाजिक गतिविधियां, अभिरुचियां, मनोविनोद संबंधित कार्य, आवश्यकताओं, अपेक्षाओं पर आधारित होती है। समान शैली वाले लोग एक लक्षित बाजार बनाते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, समान शैली वाले लोग क्या है एक लक्षित बाजार बनाते हैं, जहाँ पे क्या है मैंने बताया था ऊपर ही हमने लक्षित बाजार पढ़ा था। तो टारगेट बनाया जाता है जहाँ से क्या है कि वो जो भी उसका उत्पाद है उसको बेचने के लिए एक जगह को चुन लेते हैं और वहां पे क्या हो जो हमारा उत्पाद है उसकी सेलिंग जो है वो करते हैं। ठीक है, तो ये आपका मनोवृत्त पूरक विभाजीकरण में आ जाएगा। ये आपके बाजार के विभाजीकरण थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम देखते हैं।
तो ये क्या आ गया है आपका, व्यापार के लिए सही बातें, उत्तम व्यवहार के वांछित बिंदु। अब किस प्रकार से व्यापार के लिए जो बातें सही है उसको हम देखेंगे। तो क्या है, व्यापार के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं सही स्थान। अब सही जगह तो काफी जरूरी है, लोगों का जहां आना जाना होगा वहीं पे हमारा व्यापार काफी अच्छे तरीके से बढ़ेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, व्यापार के लिए सही स्थान को चुनेंगे। सही समय पर, अब क्या है, जिस टाइम लोगों का आना जाना ज्यादा होगा। अब हम देखते हैं सुबह के टाइम या शाम के टाइम लोग ज्यादा निकलते हैं। अब दोपहर को मैं अपनी दुकान खोल के बैठ जाऊंगी तो क्या कोई वहां पे आएगा, नहीं। तो क्या है, हमें सही समय को भी देखना पड़ता है। सही मात्रा, अब ये नहीं है कि मैंने बस भर लिया है अपने सामान दुकान को एक ऐसी चीजों से जो कि मुझे पता है शाम होने तक वो बिकेगी ही नहीं। तो क्या है, या फिर मैंने इस प्रकार से रख लिया है कि एक दो वस्तुएं रख ली है और वो तुरंत ही बिक जाएगी। तो हमें क्या है, सामान का भी जो उचित मात्रा है वो रखना चाहिए। फिर सही मूल्य, अब मैं 5 रुपए की चीज को 50 रुपए में बेचना चाहूंगी तो क्या कोई लेगा, नहीं लेगा। या फिर मैं 50 रुपए की चीज को कम करके दे रही हूँ तो इसमें क्या है, मेरा घाटा हो जाएगा। तो क्या है, हमें मूल्य भी इसमें सही रखना चाहिए। कहाँ, जब हम व्यापार कर रहे हैं। फिर सही संवर्धन, सही जगह पे हमें क्या है उसको मनाना चाहिए, सही जगह पे उसको रखना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, बहुत ज्यादा आवश्यक होती है किसमें, हमारे उत्तम व्यापार के वांछित गुणों में। ये हमारे जो है उत्तम व्यापार के हम बोल सकते हैं कि किस प्रकार से हम उत्तम व्यापार को हम बना सकते हैं। आपसे तत्व पूछ लिया जाएगा कि उत्तम व्यापार के तत्व को बताइए, या सही समय है हमारा, सही स्थान है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। एक चीज क्या है, आपसे इनसे पॉइंट वाइज भी एक एक चीज पूछ सकते हैं या फिर आपसे पूरा जो तत्व है वो पूछ सकते हैं। तो आपको क्या है, अच्छी तरीके से इसको याद करके रख लेना है। अब यहाँ आपका आ चुका है फैशन का खुदरा संगठन। अब इसमें क्या है, फैशन उद्योग में संगठन प्रणाली को विभिन्न प्रकार की व्यापार सामग्री, व्यापार के आकार और लकी ग्राहक के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अब यहाँ बता रखा है कि हमारा क्या है, जो फैशन का खुदरा संगठन है उसको हम क्या करते हैं, 3 भागों में विभाजित करते हैं। देख लेते हैं उसको क्या है। तो सबसे पहले है फैशन का खुदरा व्यापार। इसमें क्या है, छोटा एकल इकाई स्टोर, छोटा एकल इकाई स्टोर है, ये बता रखा है 3 भागों में हमने किस तरीके से विभाजित कर रखा है। इसमें क्या है, पड़ोस की या स्थानीय दुकान जो एक व्यक्ति या उसके परिवार द्वारा चलाई जाती है। हम आस पड़ोस की दुकान देखते हैं ना, गलियों में जो दुकानें होती है वो हमारी किस में आ जाएंगी, छोटा एकल इकाई स्टोर में आ जाएगी। फिर विभागीय स्टोर, इसमें क्या है, इनमें अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे कप, खेल का सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। अब ये क्या है, हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर हो जाएंगे, जहाँ पे हम क्या करते हैं, वस्त्र वगैरह एक अलग काउंटर पे होता है, खाने पीने का सामान अलग काउंटर पे होता है, खिलौने हो गए वो अलग काउंटर पे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए अलग काउंटर पे होते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, हमारे विभागीय स्टोर जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं वो होते हैं। ठीक है। अब यहाँ स्टोर की श्रृंखला बता रखी है, चेन ऑफ स्टोर, मतलब हम देखते हैं ना लगातार लाइनों में हमें जो है स्टोर दिखाई देते हैं, उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। क्या है, एक ही ब्रांड और केंद्रीय प्रबंधन की फुटकर दुकान, इसकी मानवीकृत व्यवसायिक विधियां और पद्धति भी एक जैसी होती है। अब क्या है, एक ही जगह पे क्या किया जा रहा है, सामान जो हम बोल सकते हैं कंपनी हो गई, सामान ब्रांड हो गए, उसका सामान क्या है, बेचा जा रहा है कहीं आसपास के स्थानों में ही, उसको हम बोल सकते हैं स्टोर की श्रृंखला, चेन ऑफ स्टोर। अब ये हो चुका है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ हम जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखेंगे, क्या है, फैशन के खुदरा संगठन के प्रमुख विभाग। और फैशन के जो खुदरा संगठन होते हैं इसके प्रमुख विभाग को हम समझेंगे। इसमें क्या है कि व्यापारिक विभाग है हमारे, विक्रय और संवर्धन विभाग है, वित्त और नियंत्रण विभाग है, प्रचालन विभाग है, क्रमिक और शाखा स्टोर, इसको हम इसमें समझेंगे। तो फर्स्ट हमारा व्यापारिक विभाग बता रखा है, इसमें क्या है, क्रय विक्रय व्यापारिक नियोजन और नियंत्रण का कार्य। अब व्यापारिक विभाग में किया जाता है, क्या किया जाता है कार्य, क्रय और विक्रय का किया जाता है, व्यापारिक नियोजन का किया जाता है, किस प्रकार से व्यापार नियोजन जो है हम बोल सकते हैं योजना बनाई जाती है, उसका कार्य यहाँ पे किया जाता है। विक्रय और संबंधन विभाग, इसमें क्या है, विज्ञापन, प्रचार, जनसंपर्क, दृश्य व्यापार का कार्य। अब इसमें क्या किया जा रहा है, विक्रय और संबंधन विभाग में यहाँ पे देखा जा रहा है किस प्रकार से प्रमोटिंग करने, एडवर्टीजमेंट करनी है, इस पे इसको फोकस किया जाता है। वित्त और नियंत्रण विभाग क्या है, इसमें सभी प्रकार के लेन देन का जो हम बोल सकते हैं एक सूची है वो बना के रखी जाती है। प्रचालन विभाग, इसमें क्या है, दुकानदार और व्यापार सामग्री की सुरक्षा की देखभाल, सुनिश्चित सुविधाओं की देखरेख, मतलब किस प्रकार से जो वस्त्र है, उत्पादन है, उसको हम उसकी देखरेख करते हैं। मेनली कहाँ पे ध्यान दिया जाता है, इसका प्रचालन विभाग में दिया जाता है।
क्या है, क्रमिक और शाखा स्टोर विभाग, यदि स्टोर बहुत बड़े हैं तो इसके विभाग की आवश्यकता होती है। कौन कब कहाँ कार्य करेगा। अब यहाँ पे बड़े स्टोरों की बात की जा रही है, बड़े स्टोर है, जगह बहुत ज्यादा होती है, काउंटर बहुत ज्यादा होते हैं, तो क्या है यहाँ पे भी एक प्रकार से नियोजन जो है, विभाग जो है वहां पे अलग अलग लोगों की आवश्यकता होती है। कौन कहाँ जो है कब काम करेगा, किस प्रकार का कार्य करेगा, इन सब पे फोकस किया जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार से ये भी नियोजन का कार्य जो है वो करते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम देखते हैं। अब यहाँ जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है ये है जीविका की तैयारी। अब आपने जो पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, इसमें आप किस प्रकार से जीविका ले सकते हैं, हम जॉब ले सकते हैं, किस प्रकार से जॉब कर सकते हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें समझनी है। तो क्या है यहाँ पे कि आवश्यकताओं और कौशल जो फैशन डिजाइनर व व्यापारी के अंदर होनी चाहिए, किस प्रकार के जो कौशल है, आवश्यकताएं हैं, गुण है, एक फैशन डिजाइनर के अंदर होनी चाहिए। तो क्या है, पूर्णानुमान योग्यताएं, वह विगत एवं वर्तमान फैशन प्रवृत्ति के आधार पर भावी फैशन प्रवृत्ति का अनुमान लगा सकता है। मतलब एक प्रकार से क्या है कि हमें फैशन के बारे में बहुत नॉलेज होना चाहिए, कि हम पहले से अनुमान लगा ले कि आगे चलकर ये चीजें क्या है ट्रेंड में आ सकती है, तो हमें क्या है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर विश्लेषणात्मक योग्यताएं, उसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जानकारी होनी चाहिए, वह अपनी विशिष्ट कंपनी की अर्थव्यवस्था की भी जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, मेनली हम बोल सकते हैं अकाउंटेंट्स का जो है कि हमारे जो सामने वाली कंपनी है वो इस प्रकार से उनकी अर्थव्यवस्था है, हमारी कंपनी की अर्थव्यवस्था इस प्रकार से, तो ये भी जानकारी क्या है, ये जो फैशन डिजाइनर है या कोई भी उत्पादन करता है उसको होनी चाहिए। अब संप्रेषण योग्यताएं, उसमें निर्माता के साथ मूल्य को तय करने के लिए बातचीत करने की योग्यताएं भी होनी चाहिए, किस प्रकार से मूल्य तय करना है। अगर कहीं देख रही है कि मेरा मुनाफा हो रहा है तो वो बात फिक्स कर लेगी, लेकिन कहीं पे नहीं हो रहा है तो क्या करेगी, उसको इस प्रकार का बातचीत करने का तरीका आना चाहिए कि वो क्या है अपना मुनाफा करवा ही ले। ठीक है, शैली एवं व्यापार बोध का ज्ञान होना चाहिए, तो ट्रेंडिंग जो वस्त्र है उसके बारे में और व्यापार के बारे में जो ज्ञान है वो होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है इसमें। तो व्यवसायिक शैक्षिक योग्यताएं, जो हमारी शैक्षिक योग्यताएं हैं और व्यवसायिक योग्यता है, कार्य करने की योग्यताएं हैं, कौन कौन सी है। तो क्या है, फैशन व्यापार में सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र या डिप्लोमा डिग्री कार्यक्रम 6 माह से 1 वर्ष तक का होना चाहिए। फिर फैशन व्यापार से संबंधित 2 वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम, और फिर फैशन डिजाइनिंग अथवा फैशन व्यापार में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि कार्यक्रम होना चाहिए। अब हम कभी भी फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं तो ये सारी चीजें क्या है, ये जो हमारे अंदर कौशल है ये होने चाहिए। अब हम सिर्फ हाथों की हम वो कौशलता नहीं दिखा सकते, अब क्या है यहाँ पे डिग्री दिखानी पड़ती है कि हमने इतनी पढ़ाई इस फील्ड में कर रखी है, तो ये सारी क्या है, हमें इन सब चीजों को करना आवश्यक है अगर हम फैशन डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो। ठीक, अब नेक्स्ट जो है इसमें हम कार्य क्षेत्र देख लेते हैं, कौन कौन से हमारे कार्य क्षेत्र है। तो ये सारे कार्य क्षेत्र है कि हम शोकेस में प्रदर्शन कर सकते हैं, दुकानों में सामान व्यवस्था, आकर्षक प्रचार वाक्यों की रचना, पुतलों को आकर्षक ढंग से सजाना और प्रदर्शन करना, और क्या है विज्ञापन अभियानों का नेतृत्व, डिजाइनर के रूप में कार्य, कपड़ों और परिधानों की रचना का विशिष्ट कार्य। अब ये हमारे कार्य क्षेत्र है कि हम किस किस जगह पे कार्य कर सकते हैं। शोकेस के प्रदर्शन हो गए, अब क्या है सजावट वगैरह हम देखते हैं, अगर हम व्यापार जो वस्त्र व्यापार है उसमें करते हैं तो हमें क्या है ये सारी चीजें मिल सकती है। दुकानों में सामान व्यवस्था, किस प्रकार से सामान को हम एक सुटेबल जगह पे रख सकते हैं, हमें ये कार्य मिल सकता है। आकर्षक प्रचार वाक्यों की रचना, हम क्या कर सकते हैं, प्रचार करने के लिए जो अच्छे अच्छे वर्ड्स है उसका यूज कर सकते हैं, अच्छे अच्छे वाक्यों का यूज कर सकते हैं। फिर पुतलों को आकर्षक ढंग से सजाना और प्रदर्शन करना, ये भी हम कार्य कर सकते हैं। आप देखते हैं स्टैचू वगैरह में वस्त्र जो है लगाए हुए होते हैं, एक अच्छे जगह पे रखा हुआ होता है, तो ये भी कार्य मिल सकता है हमें इसमें। और विज्ञापन और अभियानों का नेतृत्व कर सकते हैं, अगर प्रमोटिंग किया जा रहा है, एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है तो उसका हम क्या कर सकते हैं, अभिनय कर सकते हैं। डिजाइनर के रूप में भी हम कार्य कर सकते हैं, और कपड़ों और परिधानों की रचना का विशिष्ट कार्य भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आपके पूरे चैप्टर में था। आई होप आपको जो आपका पूरा चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग जो आपका 8 चैप्टर था उसमें बता दिया था कि आपके 3 चैप्टर जो है वस्त्र से ही रिलेटेड है, जिसमें से हमने 8th कर लिया है, 9th हमारा हो गया, 10th हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो, कहीं कोई कमी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।